हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ क्या है? तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको एक रफ़ आइडिया बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के 10 लाख से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है और छत्तीसगढ़ के ज़िलों में अधिकांश ज़िले जनजाति ज़िले हैं। तो इनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जनजातियों की एक परिभाषा को। तो जनजाति एक सामाजिक समुदाय है जो कि राज्य के अस्तित्व के पूर्व से था और जो अब भी राज्य के बाहर है। यानी कि जनजातियां जंगलों में तब भी रहती थी जब राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, यानी कि वे देश हैं और साथ ही वे अब भी राज्य के बाहर हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारत की संविधान में इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो लिखा है कि भारत के संविधान में जनजाति के लिए पृथक व्यवस्था, कानून, नियम इत्यादि का निर्माण किया गया है ताकि इन्हें अपने क्षेत्र में रहने का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हो सके। इस जो लाइन है उसका मतलब है कि जनजातियां जो हैं वे शहरों से दूर जंगलों में या अपने पृथक निवास में रहते हैं और उनके लिए जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, वे समाज के द्वारा निर्मित और समुदाय के द्वारा निर्मित कानून ही सर्वमान्य होते हैं। इसीलिए उन्हें पृथक और विलगित छोड़ने के लिए उनके लिए जो है वो पृथक नियम कानून छत्तीसगढ़ और भारत की सरकार द्वारा बनाया गया है। तो भारतीय संविधान में इनके लिए कुछ अनुबंध किए गए हैं और राष्ट्रपति को इनका पालक और संरक्षक बनाया गया है। और इस जनजातीय क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण नियम एवं कानूनों को निर्माण करने और लागू करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रीय स्तर पर देश के महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है और राज्य में राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख सकते हैं। भारत में अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, परंतु अनुच्छेद 342 का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा वे जनजातियां जो अनुसूचित श्रेणी में नहीं हैं उनको अनुसूचित श्रेणी में डाला जा सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इसी के तहत भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के तहत अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण संबंधी उपबंध जो है वे शामिल किए गए हैं और इसके अंतर्गत 10 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि सघन वनों वाले जनजातीय क्षेत्र जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंधों के लिए भारतीय संविधान में अनुसूची 6 को शामिल किया गया है। अनुसूची 6 के जो राज्य हैं उसे आप इस शॉर्टकट से याद रख सकते हैं, जिसे मातम कहा जाता है। एम से आता है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो आप इसे अनुसूची 6 के जो 4 राज्य हैं उसे याद रख सकते हैं। ये तो हो गई भारत की जनजातियों के बारे में। अब छत्तीसगढ़ की जनजातियों को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ एक जनजाति प्रधान राज्य है और यहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के 5 संभागों में से जो 2 संभाग हैं, सरगुजा और बस्तर के लगभग सभी क्षेत्रों में जनजातियाँ निवासरत हैं। यानी कि भारत में छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति प्रधान राज्य है और छत्तीसगढ़ के जो 5 संभाग हैं उनमें से 2 संभाग जो सरगुजा संभाग के 5 जिले और बस्तर संभाग के 7 जिले, इन दोनों संभागों के अतिरिक्त कोरबा जिला के जो है वह अनुसूचित क्षेत्र में रखा गया। इसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि ये 2 जो संभाग हैं वे लगभग पूर्णतः जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले ऐसे हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं? तो ये हैं 13 ज़िले, यानी कि सरगुजा संभाग के 5 ज़िले और बस्तर संभाग के 7 ज़िले। इसके अतिरिक्त कोरबा ज़िले को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य के 85 विकास खंडों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। अब मानचित्र में इनकी स्थिति को देख लेते हैं। तो ये आपको छत्तीसगढ़ के मानचित्र में यह ऊपर की ओर सरगुजा संभाग दिखाई दे रहा होगा, जिसके
5 ज़िले यानी कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा को अनुसूचित क्षेत्र और ये एक काले रंग में कोरबा ज़िले को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया गया है और साथ ही बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रकार 28 जिलों में 13 जिलों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और कुल विकास खंडों में 85 विकास खंडों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं उनका नामकरण किस आधार पर हुआ है। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत इन जनजातियों का नामकरण हुआ है और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भी हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं जो कि 161 उपसमूहों में विभाजित है। बस्तर ज़िले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए बस्तर जिला को जनजातियों की भूमि भी कहा जाता है। इसके बाद आता है कि किस ज़िले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। तो सरगुजा ज़िले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों को भाषाई आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों को भाषाई आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है मुंडा भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है आर्य भाषा परिवार। मानचित्र में मैं आपको इनकी स्थिति दिखा देता हूं। तो छोटा नागपुर के पठार का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से संबंधित उस क्षेत्र से लगे हुए जो ज़िले हैं उनमें निवास करने वाली जनजातियों को मुंडा भाषा परिवार की जनजातियां कहते हैं। और वहीं जो द्रविड़ियन यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र से संबंधित और उनसे लगे हुए ज़िलों में निवास करने वाली जो जनजातियां होती हैं उन्हें द्रविड़ भाषा परिवार की जनजातियां कहती हैं। और शेष जो मध्य छत्तीसगढ़ में रहने वाली जनजातियां हैं उन्हें आर्य भाषा परिवार की जनजातियां कहते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां जो है वह आती हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कोरकू, कोरवा, खड़िया, मांझी, निहाल, बिरहोर, नगेसिया और सौता जनजाति। इसके अतिरिक्त और भी अन्य जनजातियाँ ये केवल उदाहरण स्वरूप यहाँ पर लिखे गए हैं। तो मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? कोरकू, कोरवा, खड़िया, मांझी, निहाल, बिरहोर, नगेसिया और सौता। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं तो आप जो है जनजातियों के जिलों के विभाजन के आधार पर यह बता सकते हैं कि वे मुंडा भाषा परिवार की हैं या द्रविड़ भाषा परिवार के। यानी कि वे जनजातियाँ जो जसपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर के क्षेत्रों में निवास करती होंगी वे मुंडा भाषा परिवार की होंगी और वहीं जो सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर इत्यादि क्षेत्र में निवास करते हैं वे द्रविड़ भाषा परिवार की जनजातियाँ होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं। तो उरांव जनजाति, परजा, धुरवा, मुड़िया, माड़िया, दोरला, अबुझ माड़िया ये जो जनजातियाँ हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और शेष जो जनजातियाँ होती हैं जैसे कि हल्बा, कमार और बिंझवार इत्यादि जो है वे आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। CGPSC 2019 में यह प्रश्न आ चुका है कि हल्बा जो जनजाति है वह कौन से भाषा परिवार की है। तो हल्बा जो जनजाति है वह धमतरी, कोंडागांव और बालोद के क्षेत्रों में रहते हैं, परंतु यह आर्य भाषा परिवार का जनजाति है। इसके ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखिएगा हल्बा जो जनजाति है वह आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। अब देख लेते हैं शहरों, नगरों और गांवों से दूर जंगलों में रहने वाली इन जनजातियों के संरक्षण के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जाते हैं और इसके तहत प्राधिकरण, अभिकरण एवं प्रकोष्ठ इत्यादि संचालित किए जाते हैं और इनके द्वारा इनके संरक्षण और किसी प्रकार की बीमारी अथवा इनकी जो संख्या है इसमें कमी होने पर इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न अभिकरण और प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम प्राधिकरणों को देख लेते हैं कि जनजातियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण या बस्तर विकास प्राधिकरण का जो गठन है वह मई 2004 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वह जगदलपुर में स्थित है। ठीक है, जगदलपुर जो है वह बस्तर ज़िले में स्थित है। इसके बाद आता है कि उत्तरी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के संरक्षण के लिए सरगुजा विकास प्राधिकरण या उत्तरी विकास प्राधिकरण का गठन
मई 2004 में किया गया और इसका जो मुख्यालय है वह है अंबिकापुर में, और अंबिकापुर जो है वह सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 का प्रयोग करते हुए संक्रमण क्षेत्र में रहने वाले जो जनजातियां हैं या वे जनजातियां जो अपने विनाश या कहना चाहिए कि विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में संरक्षित किया है, यानी कि इनका विशेष देखरेख करने का निर्णय लिया है। तो ये जो हैं भारत सरकार द्वारा 5 जनजातियां हैं जिनको इनमें शामिल किया गया है। तो ये 5 जनजातियां कौन कौन सी हैं? अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा। तो याद रखिएगा, अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर और कमार और कोरवा। ठीक है, तो कोरवा जो है वे 2 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। तो याद रखिएगा, पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। तो याद रखने के लिए आप निमोनिक से याद रख सकते हैं AB²C², यानी कि अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर और कमार पहाड़ी कोरवा। ठीक है, अब राज्य के राज्यपाल द्वारा भी कुछ जनजातियों को संरक्षित किया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो ये दो जनजातियां हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो ये 2 जनजातियां हैं भुंजिया और पंडोप या पंडो। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 7। और अगर केंद्र सरकार के द्वारा पूछा जाए तो आंसर होगा 5, और राज्य सरकार के द्वारा पूछा जाए तो आंसर होगा 2। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा 2 जनजातियाँ भुंजिया और पंडोप को शामिल किया गया है, और केंद्र सरकार के द्वारा अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा को शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ अभिकरणों को जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति के संरक्षण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया है। तो ये जो अभिकरण है उनकी संख्या है 6। तो ये कौन कौन से हैं? विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, जिसकी स्थापना सितंबर 2009 में की गई थी, और कहाँ की गई थी? यह किया गया था कबीरधाम जिले में। ठीक है, इसके बाद अबुझ माड़िया विकास अभिकरण सितंबर 2009 में ही स्थापित हुआ है। सभी जो विकास अभिकरण है ये सभी सितंबर 2009 में स्थापित किए गए थे। बैगा विकास अभिकरण कबीरधाम जिले में स्थापित किया गया है। वहीं अबुझ माड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर क्षेत्र में, कमार विकास अभिकरण गरियाबंद क्षेत्र में, और पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण जो है वह अंबिकापुर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अब पहाड़ी कोरवा और बैगा के रूप के विकास अभिकरण जो संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है वह जसपुर जिले में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, पहाड़ी कोरवा और बैगा विकास अभिकरण संयुक्त रूप से जसपुर जिले में स्थापित किया गया है। इसके बाद आता है बैगा और बिरहोर विकास अभिकरण, जो कि सितंबर 2009 में ही स्थापित हुआ है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। इन केंद्रीय अभिकरणों का गठन उन क्षेत्रों में किया गया है जहां ये जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजातियों के जिलों में जो विस्तार है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आपको इन अभिकरणों की स्थिति को याद रखना आसान होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि राज्य के द्वारा जो 2 अभिकरणों की स्थापना की गई है उन 2 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए वे कौन कौन सी हैं? तो पंडो विकास अभिकरण यानी पंडोप विकास अभिकरण की स्थापना 2002-3 में की गई थी, और इसका मुख्यालय अंबिकापुर में है। वहीं भुंजिया विकास अभिकरण की जो स्थापना है वह 2002-3 में ही की गई थी, और इसका मुख्यालय है रायपुर में। ठीक है, अब कुछ प्रकोष्ठों को देख लेते हैं। तो प्रकोष्ठों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 9। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ जो है उसका मुख्यालय है कोरबा में। वहीं कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी सिहावा में है, यानी कि धमतरी ज़िले में है, और कमार विकास प्रकोष्ठ जो है वह महासमुंद ज़िले में है। इसी के साथ कमार विकास प्रकोष्ठ का एक और प्रकोष्ठ है जो कि भानु प्रतापपुर क्षेत्र में यानी कि कांकेर ज़िले में स्थित है, और बैगा विकास प्रकोष्ठ जो है वह कोरिया में भी है, और एक और बैगा विकास प्रकोष्ठ जो है वह राजनांदगांव में है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा बैगा विकास प्रकोष्ठ नवीनतम है वह मुंगेली में बनाया गया है। इसके बाद संयुक्त रूप से बैगा और बिरहोर के विकास के लिए जो प्रकोष्ठ बनाया गया है वह धर्मजयगढ़ क्षेत्र में है, और यह रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ का जो निर्माण है वह बलरामपुर क्षेत्र में किया गया। इस प्रकार 9 प्रकोष्ठों की संख्या उनके संबंधित निवासरत क्षेत्रों में किया गया है। इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन दबाइए, और MCQ क्वेश्चंस और क्विज से जुड़ने के लिए टेलीग्राम
लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप हमारे क्विज़ में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू।